मातरम नहीं बोलिए, नहीं तो आपको स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा नहीं मैं वंदे मातरम बोलूंगा, इसके लिए मुझे 100 बार भी सजा होगी तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। नारजारी, माननीय नारजारी जी, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट माननीय श्री श्रमिक भट्टाचार्य जी, 15 मिनट्स। थैंक यू चेयरपर्सन सर फॉर अलाउइंग मी। काल से सदन में चर्चा चल रहा है। दोनों सदनों में चर्चा सुनने का बाद हमको यही महसूस कर रहे हैं जी हाँ, ऐसा कोई नेता मौजूद है जिसका उम्र 60 साल नहीं 160 साल था। और कुछ पार्टियों को बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि उस पार्टी का जन्म इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले ही हो गया था। उन्होंने इतना बारीकी से विस्तार से बोल रहे थे कैसे कांग्रेस ने अपनाया वंदे मातरम को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को अपनाया है। कांग्रेस वंदे मातरम के लिए लड़ाई किया है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के नारा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों का साथ। लेकिन हम बार बार इस चर्चा में रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं। इसलिए आपका इजाजत से मैं पत्र आपके सामने रख रहा हूं। Sri Netaji Subhash Chandra Bosu wrote a letter to Ramanand Chatterjee, the father of modern journalism, editor and owner of the Modern Review. 20 October 1937, Netaji लिख रहे हैं, I am delighted to have received your letter. I will reach Calcutta on 24th and will stay there for a week. My address is 38 by 2 Elgin Road. Mahatma ji and Pandit Nehru ji will reach Calcutta on 26th and will stay in Woodburn Park. I will be grateful if you can kindly discuss with Mahatma ji regarding Vande Mataram. I need your earnest help in this regard and will be very grateful. I am the only Bengali. I am the only Bengali in the Congress Working Committee and have no idea what action will be taken by them in this regard. If it is possible, kindly request Mr. Tagore to communicate these to Mahatma ji. ये 20 तारीख हो रहा है। 19 तारीख से हिंदू महासभा चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जब वंदे मातरम को खंडित नहीं किया जा सकता है। और उसमें अखबार में एक लेख भी चला है इस भीतर, to not to surrender the lofty anthem at the altar of communal bigotry. इसी का बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने एक पत्र लिखा। 26 और 27 कांग्रेस की अधिवेशन था कलकत्ता में। निर्णय लेना था 26 को या 27 को, लेकिन 25 तारीख नेहरू जी लिख रहे हैं अपने मित्रों को, on 25th October 1937, we have recognized that in the rest of the song, there is ideology, imagery, allegory, etc., which people of various groups cannot put up with. Remember, we are thinking in terms of a national song for all India. Therefore, if there is an ideology which various groups in India cannot honestly and sincerely accept, then it is an improper ideology for a national song. नेहरू जी लिख रहे हैं 25 तारीख को, निर्णय हुआ 26 तारीख को, सब लिखा हुआ है। हमारा ये सोचना है जब 1885 से 1990 तक जितना समय था, उस समय की कांग्रेस और उसके बाद की कांग्रेस, बार बार रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिया जा रहा है। क्या हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के सामने? आफ्टर द जालियनवाला मैसेकर 3 दिन बाद रविंद्रनाथ टैगोर का असलियत का पता चला, अबाउट द ब्रूटैलिटी ऑफ दैट इंसिडेंट। दीनबंधु एंड्रूज को उन्होंने
गांधी जी का पत्र भेजा और उन्होंने ये बोला कि हमारा पास जो खबर है, आप कुछ ही दिनों में दिल्ली आ रहे हैं, आप दिल्ली में इंतजार करिए, हम दिल्ली पहुंचने वाला है। दोनों एक साथ अगर उसका भीतर जाएंगे, पंजाब पहुंच जाएंगे, तब एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकते हैं। गांधी जी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास को बुलाया गया, बोले बड़ा मीटिंग को अरेंज करने के लिए। चित्तरंजन जब बोला जी आई भाई कौन इसको प्रिसाइड कौन करेंगे, टैगोर राजी हो गया, बोले भाषण देंगे, बोले हाँ भाषण देंगे। फिर बोला गया जब भाषण भी देंगे, प्रिसाइड भी करेंगे, तो मीटिंग भी आपने बुला लीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का साथ कांग्रेस का संपर्क क्या था, ये उस जमाने में नया करके बताने का कोई जरूरत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड त्याग दिया, एक हथियार बना लिया उसको। उसका बाद क्या हुआ, इन 1911 जिस समय पंचम जज भारत में आ रहे थे, कांग्रेस का एक नेता बैरिस्टर आशुतोष लाहिड़ी रविन्द्रनाथ को रिक्वेस्ट किया था, आशुतोष चौधरी उनको रिक्वेस्ट किया था जब ऐसा गाना आपने लिख दीजिए जिसमें इसका थोड़ा स्तुति हो जाए। रविन्द्रनाथ का मत क्या था, वो तो 1937 और 39 में रविन्द्रनाथ उसका 2 पत्रिका में लिख कर गए हैं। लेकिन हुआ क्या था उस समय, रविन्द्रनाथ के परिवार का एक व्यक्ति सरला देवी चौधरी का जो हस्बैंड था रामभज दत्त चौधरी, उन्होंने गाना लिखा जिसका नाम था हमारा बादशाह। दोपहर में दिनेंद्रनाथ का ऑर्केस्ट्रा का साथ एक समवेत गीत हुआ जनगण मन अधि, और शाम को कांग्रेस ने हमारा बादशाह यह गाना चला दिया। द वेरी नेक्स्ट डे द स्टेट्समैन एंड द गार्डियन एंड द इंग्लिशमैन, ये 2 पत्रिका और एक पत्रिका भी था, ये तीनों ने प्रो ब्रिटिश मैगजीन में ये लिखा गया कि रविन्द्रनाथ जॉर्ज V की स्तुति के लिए गाना गाया। यस प्लीज सुनो, पूरी बात सुनिए पहले। एक मीत बना दिया गया इसको मीत बना दिया गया। और 1937 में विचित्रा और उसका बाद पूर्वाशा में रविन्द्रनाथ ने स्पष्ट कर दिया, ये रिक्वेस्ट सुनकर हमारा मन में इतना घृणा, इतना हताशा, इतना क्रोध पैदा हुआ जो हमने एक दूसरा गाना लिखा। हम किसी पंचम और किसी षष्ठ जज के लिए, जॉर्ज के लिए एक गाना हमने नहीं लिखा। सर इसी समय और एक गाना आ गया 1904, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसका ये गुलिस्ता हमारा। लेकिन जिस इकबाल के गाना लेकर के आज इतना चर्चा हो रहा है सभी जगह में, हम लोग बहुत बार सुन रहे हैं गाने के बारे में, बहुत लोग बातें कर रहे हैं इसका, वही जिन्ना जिन्होंने एक बार बताया था ये वंदे मातरम चीज क्या है, ए नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जिसका खान पान के साथ कोई किसी धर्म या मजहब का कोई संबंध नहीं था। 1937 का पहले का जिन्ना और 1937 का जिन्ना तो दूसरा है संपूर्ण रूप से। लेकिन ये डॉक्टर इकबाल तराना ही मिली 1910, इन्होंने लिखा चीनो और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इन्होंने और लिखा तोहाईद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं है मिटाना नाम निशान हमारा। इस देश में 2 धारा चलते रहे। सर 1937 में जो हुआ उसको सर टैगोर का क्या संबंध है? रविन्द्रनाथ टैगोर तो कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में था ही नहीं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोसु का चिट्ठी इटसेल्फ स्पीक्स, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोसु वंदे मातरम की अंगच्छेद का पक्ष में नहीं था। कल यहां बोला गया हिंदू महासभा, अरे हिंदू महासभा इसका पक्ष में था। हिंदू महासभा तो 19 तारीख से प्रोटेस्ट शुरू किया और 27 तारीख तक इसका प्रोटेस्ट चला। 1937 से लेकर 1939 तक सावरकर जी का जितना स्पीच है उसमें उन्होंने वंदे मातरम का जिक्र किया। इसी जगह पे ये लोग रोका नहीं, उसका थोड़ा आगे भी चले गए। आगे जाकर के हमारा देश पहुंचा कहा, ये जो स्टेटमेंट आज चल रहा है इसका नाम पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसी इकबाल ने 1930 11th कॉन्फ्रेंस
उसका एक दो स्टेटमेंट हम सुना रहा उसका। इन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट is the basis of political structure, then the Muslims are justified in demanding the formation of a Muslim India within India. Next statement. To my mind, a unitary India is impossible. The future constitution of India must be federal and must give the Muslims a large measure of autonomy. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. नारा शुरू हो गया कलकत्ता में, जितना सारे कम्युनिस्ट लोग आज बैठे हुए हैं, क्या स्टैंड था उसी का? Minority has a right to self-determination. We want the right of self-determination. कलकत्ता शहरों को ऊपर आवाज उठा दिया, कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा। डायरेक्ट एक्शन डे सुरापुर्दी ने घोषणा कर दिया। कल बहुत सारे वक्ता ने ये भी बोला, जो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग का साथ उसका गठबंधन था, वो श्यामा हक मिनिस्ट्री के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अरे कृषक प्रजा पार्टी तो मुस्लिम लीग से निकलकर बनाया कौन? बनाया फजलुल हक ने। जिन्ना के साथ उसकी मतभेद, सुरावर्दी के साथ उसका मतभेद, बंगाली मुसलमान का ऊपर निष्पीड़न का कारण उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ा और उसका साथ में लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक गवर्नमेंट फॉर्म किया। और इस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में की रोल किसका था? शरद बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा भैया शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस कैबिनेट में नहीं जा पाए, इसी का कारण उसको पहले दिन रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। जो लोग आज इस मंत्रिसभा का बात कर रहे हैं उसको जानना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फॉरवर्ड ब्लॉक का 2 कैबिनेट मिनिस्टर इस मंत्रिसभा में था। 1 साल के भीतर डॉक्टर मुखर्जी ने त्याग पत्र दे दिया। और जहां तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सवाल है, आज अगर हम लोग पश्चिम बंगाल वासी पश्चिम बंगाल पे खड़ा होकर अपने आप को भारतीय बोलकर परिचय दे सकते हैं, उसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। सर बहुत सारे इतिहास हम लोग भूल गए। आज आपका फर्क का ब्रिज नहीं रहता। वो जो सज्जन हुआ बैठे हैं, पार्टीशन बोल आ रहा हुआ है, वो जो सज्जन हुआ बैठे हुए हैं सुखेंदु शेखर राय, जिसका पिताजी का नाम और निशान आप लोग इतिहास से मिटा दिया, शिवेंदु शेखर राय। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स वो सारे विवादमान जमींदार को एकत्रित करके जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेघनाथ शाह, रमेश चंद्र मजूमदार का पास लेकर आया था, उसका नाम था शिवेंदु शेखर राय। जिन्होंने बंगाल बाउंड्री कमीशन में लीड किया था, मालदा डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान में नहीं जाना है, हिंदुस्तान में रहना है, उसको इंक्लूजन के लिए उसका नाम था शिवेंदु शेखर राय। इतिहास मिटा दिया, एक तस्वीर भी किसी टेक्स्ट में उसका नहीं है। हम इस जगह से मांग करते हैं सभी सदस्यों का सामने, आज जो हमारे वी आर एंजॉयिंग द टोपोग्राफिक एडवांटेज एट फराक्का ब्रिज, अगर वो नहीं रहता तो कुछ नहीं होता। उसका भी एक तस्वीर इस पार्लियामेंट में लगा देना चाहिए, उसका ऊपर श्रद्धा करना। सर पूरा कलकत्ता जल रहे थे, बंगाल का पार्टीशन का बात कर रहे हैं, उधर वो राम भी है, उसकी सीता भी है, एक साथ है। हम क्या बोले उसका साथ, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। लेकिन पार्टीशन का में साइन कौन किया? एक स्पेशल हिंदू होमलैंड जो बिल लाया था, जो बंगाली हिंदूज के लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, ये आंदोलन तो डॉक्टर मुखर्जी ने खड़ा किया और उसका साथ एनसी चैटर्जी, যদুনাথ সরকার, रमेश चंद्र मजूमदार, मेघनाथ शाह, रानी ज्योतिर्मयी और कांग्रेस की सारी हिंदू एमएलए इकट्ठा हो गया। इतना तक भी जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत को 28 हिस्से में बांटकर फिर डोमिनियन स्टेटस देने का बात करते थे, जो माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात करते थे, 2 नेशन थ्योरी में इसको विश्वास करते थे, आज वही कम्युनिस्ट पार्टी का नेता ज्योति बासु और रतनलाल ब्रह्मन ने भी उस दिन वोट दिया सारे हिंदू कांग्रेस विधायकों के साथ और हिंदू महासभा का विधायक के साथ। तो आज इसी का कारण हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। आज जो भाषण के लिए कोई भी कुछ बोले जा रहे हैं,
आज नेहरू जी का पार्टी का लोग बोल रहे हैं मुस्लिम लीग का बात। इंटरिम गवर्नमेंट में संक्षिप्त करिए। आप जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बना उसका वित्त मंत्री कौन था? उसका वित्त मंत्री का नाम था, वो तो एक मुस्लिम लीग का नेता था, लियाकत अली खान। प्रणब मुखर्जी जी ने प्रणब मुखर्जी जी ने अपने एनुअल बजट स्पीच इन 2010 प्रणब मुखर्जी जी ने इसका जिक्र किया था जो 1947 और 48 का जो इंडियन बजट था उन्होंने प्लेस किया था लियाकत अली। तो कारण क्या था उस समय? डॉक्टर फौजिया मुस्लिम लीग को एक मिनट सर आई वांट टू कंक्लूड। जब तक पार्टी नहीं कहेगा तब तक नहीं कर सकते सर, प्लीज। जब तक पार्टी की तरफ से आपको नहीं होगा। आपको पहले बता दिया था 1 मिनट है। डॉक्टर फौजिया खान। आपको यहां निवेदन करना चाहिए, पार्टी से निवेदन करना चाहिए। आप 1 मिनट पे अपनी बात, 1 मिनट आपका है, आप बोलिए। वंदे मातरम की उस पवित्र भूमि का ऊपर आज बाबरी मस्जिद बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का बाद वो बाबरी मस्जिद बन रहे हैं। ये पूरा भारत के सामने एक चैलेंज है। पूरा भारत की आम जनता इसका खिलाफ है। आज ये साइलेंट डेमोग्राफिक इन्वेशन इज ऑन। पूरा सीमावर्ती जिला का जो जन संतुलन था वो ये घुसपैठ का कारण बिगड़ गया। अगर एक सरकार खुलेआम रोहिंग्या को दावत देता है, अगर एक सरकार खुलेआम बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाते हैं पश्चिम बंगाल में, अगर रोहिंग्या के लिए एकदम खुलेआम दान पत्र रख दिया जाता है तो क्या होगा उस प्रदेश का और बाद में क्या हिंदुस्तान का? पश्चिम बंगाल को पैसेज बना के बिहार और झारखंड, सीमांचल और वनांचल का डेमोग्राफी बदल दिया इन लोगों ने। आज एक जगह में बैठ गया। चलो दिलदार, चलो दिल चांद की पार चलो। कितना दिन चलेगा ये राजनीति? आज वंदे मातरम को तोड़ा कांग्रेस। अब आपका श्री कणादपुर काश्ता कोई नेता खड़ा होकर नॉट प्रेजेंट। माननीय